अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम सवाले के साथ मैं हूं मारिया मीमन। आज की टॉप स्टोरीज हैं। इमरान खान पे हमले में विफाक और पंजाब दोबारा आमने सामने आ गए हैं। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है इमरान खान साहब की तरफ से, फिर एक और प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है राना सनाउल्लाह साहब की तरफ से। इस पे बात करेंगे प्रोग्राम के पहले से में, और बड़े नए हकाइक भी आज जो सामने आए हैं वो भी आपके साथ हम डिस्कस करेंगे। लेकिन इसके बाद पंजाब का रुख भी करेंगे। एतमाद का वोट परवेज इलाही साहब कह रहे हैं कि नहीं लेंगे वो, जिनके प्रिसाइस अल्फाज थे वो ये थे कि शॉप इज क्लोज्ड नाउ। तो पंजाब के अंदर क्या पक रहा है? पीडीएम जो है क्या मुतबादिल कैंडिडेट लाने में कामयाब हो जाएगी सीएम शिप का? इस पे बात होगी ब्रेक के दूसरे से में। अरशद शरीफ कत्ल केस हुकूमत के लिए एक टेस्ट केस है, ये हम नहीं कह रहे, ये सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अंदर आज एक गुफ्तगू हुई है। क्या हुआ आज, इस हवाले से प्रोग्राम के आखिरी हिस्से में इस पे बात करेंगे। लेकिन आगाज करते हैं जी। आज का बहुत ही ज्यादा हंगामा खेज रहा प्रेस कॉन्फ्रेंसेस पे प्रेस कॉन्फ्रेंसेस, लेकिन सियासतदान तो प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करते रहते हैं, ये कोई नई बात है भी नहीं। लेकिन आज हमने एक इंतहाई अनोखा वाकया देखा जहां पे एक जो मुल्जिम है इमरान खान साहब पे हमले करने वाला, उसके वकील ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। ये बड़ा एक अनोखी बात थी जब कल पता चला जी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस होनी है और तमाम चैनल्स को कवर करें, और एकाएक हमने सोचा कि क्यों हो रही है प्रेस कॉन्फ्रेंस। फिर उस वक्त अंदाजा हुआ कि प्रेस कॉन्फ्रेंस कौन करवा रहा है, ये हो क्यों रही है, जब हमने पीटीवी के ऊपर देखा कि ये सबसे पहले ब्रॉडकास्ट हो रही थी। तो ये आप देख लीजिए जी कि पीटीवी के ऊपर उस मुल्जिम के वकील की प्रेस कॉन्फ्रेंस चल रही है जिसने इमरान खान साहब पे हमला किया है। थोड़ी देर बाद इमरान खान साहब ने भी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उस पे भी मैंने अपनी टीम से कहा जरा स्क्रीनशॉट लेके देखें क्या वो प्रेस कॉन्फ्रेंस एयर की पीटीवी ने। तो जी हरगिज नहीं, वो प्रेस कॉन्फ्रेंस पीटीवी ने एयर नहीं की। राना सनाउल्लाह साहब से आज पूछा किसी ने कि भाई ये कैसे, ये जो नवीद के लॉयर हैं इनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस एयर हुई है पीटीवी के ऊपर। उनका बड़ा दिलचस्प जवाब था, जरा सुने। इमरान खान की तरफ से जो प्रेस कॉन्फ्रेंस कल फवाद चौधरी ने और साथ उसके दूसरे मिनिस्टर ने किया, वो नशर नहीं की गई। पीटीवी पे पीटीवी पे भी जो है वो उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस जो है वो नशर होती है। मेरा सवाल बुनियादी तौर पर ये है कि क्या ये अच्छी रिवायत, वो अलग बात है कि वो पीटीवी को वैसे कहें जी यहाँ से उठा लें आप, या फलां चैनल जो है इसका हमने बाइकआउट किया हुआ है। चले जी, इमरान खान साहब की वो तकरीर फिर नहीं आज पीटीवी ने नशर की ना। इससे पहले याद है आपको फैसल वावडा साहब की एक दफा प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी, वो भी पीटीवी ने शेयर किया था, उसको पूरा लाइव टेलीकास्ट किया था। पता नहीं ये बार बार वही गलतियां क्यों दोहराते हैं। जब पीटीवी से कोई चीज नशर होती है इसका मतलब है कि उसको रियासती सरपरस्ती हासिल है, जैसे कि आज इस वकील को भी थी जो मुल्जिम नवीद है उसका। अच्छा, अब जो ये प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है इसके मंदरजात पे जरा नजर डाल लेते हैं। राना सनाउल्लाह साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है, इसके अलावा मियां दाऊद साहब जो कि वकील हैं नवीद की, उसकी प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है। अब इन दोनों की जो प्रेस कॉन्फ्रेंसेस के अंदर कुछ सिमिलैरिटीज इतनी ज्यादा स्ट्राइकिंग है, हमने वो निकाली है सिमिलैरिटीज। किन किन निकात पे लग रहा था कि जैसे एक ही कंटेंट है लेकिन इसको डिलीवर दो मुख्तलिफ लोग कर रहे हैं, जरा देखें। इमरान खान जो है ऐसा ये 2 नंबर आदमी है, वो फायर इसे लगा नहीं है, ऐसा ड्रामा कर रहा है। हम तो ये तस्लीम ही नहीं करते कि इमरान खान साहब को कोई भी जख्म आए, वो सारे जख्म इन्होंने खुद बनाए हैं। ये ड्रामा जो है वो क्रिएट किया गया। इन्होंने एक जेआईटी बनाई है, उसकी सरबराही जो है गुलाम मोहम्मद डोगर जो है ना वो कर रहा है। गुलाम मोहम्मद डोगर जो है उसकी कितनी मुतनाज़िया जो है वो पोजीशन है। जेआईटी ने जिस तरीके से टाइगर फोर्स का किरदार अदा करके तफ्तीश की है, इंतहाई अफसोसनाक है। जेआईटी की रिपोर्ट जो है वो अभी तक अदालत में पेश नहीं हुई, मीडिया में पेश नहीं हुई, अभी तक किसी को कानो कान खबर नहीं हुई। फवाद चौधरी साहब को वो पूरी रिपोर्ट मिल गई है। जेआईटी की वो रिपोर्ट जो है वो इमरान खान साहब के पास, फवाद चौधरी साहब के पास कैसे पहुंच गई, वो अभी अदालत में तो सबमिट नहीं हुई। एक फ्रॉडी है, वो कहता है कि जी मेरे कपड़ों से 4 गुड़ियां बरामद हुई हैं। इनका खुद ये बयान है, वो जो इमरान इस्माइल साहब है, 4-5 गोलियां उनके कपड़ों में से गुजर के चली गई। ये कैसी इनकी पसंदीदा गोलियां थी, वो कपड़ों में से तो गुजर रही थी लेकिन उन्होंने जिस्म को टच नहीं किया। कोई कहता है जी मुझे 4 फायर लगे हैं, कोई कहता है जी मुझे 8 फायर लगे हैं। कभी ये कहते हैं कि इमरान खान साहब को 8 गोलियां लगी हैं, कभी ये कहते हैं 7 गोलियां लगी हैं, कभी ये कहते हैं 4 गोलियां लगी। ये ड्रामा इन्होंने सारा के सारा खुद क्रिएट करवाया है। जो हथियार नवीद के पास था उसका फायर मुअज्जम को नहीं लगा, वो फायर इसके गार्ड का लगा है। गार्ड को भी जो है वो शामिल तफ्तीश होना चाहिए। मुअज्जम का कातिल जो है वो इमरान खान का गार्ड निकलता है। मुअज्जम गोंदल के कत्ल का जो इस्तगासा है वो इमरान खान और उसके गार्ड है के खिलाफ जो है दर्ज करवाया जाए। जो मुल्जिम है नवीद बशीर, उसके अलावा इस वाक़े में कोई और दूसरा तीसरा मुल्जिम नहीं है। भाई वो दूसरा शूटर तीसरा शूटर आपने देखा है, आपके अलावा पाकिस्तान के किसी बंदे ने नहीं देखा, क्योंकि वो है नहीं है।
ताज्जुब है ये मियां दाऊद साहब ये कैसे वकील है, क्योंकि ये रिप्रेजेंट तो करते हैं नवीद को, नवीद ने कन्फेशन किया हुआ है, लेकिन जो वकील है उसकी कोशिश ये होती है कि अपने क्लाइंट को बचाया जाए। ये मैंने कभी नहीं देखा कि लाइव टेलीविजन के ऊपर आकर एक वकील कह दे कि भाई मेरे क्लाइंट ने ये माना हुआ है, तो ये बाकी जो आप ये दो लोग लेके आए कहां से लेके आए, बल्कि ये जो जीआईटी ये तो मदद करती है दाऊद साहब के केस उनके क्लाइंट को बचाने के लिए कि भाई वो अकेला नहीं था। तो ये किस किस्म का ड्यू प्रोसेस है, किस किस्म का वकील उन्हें मुहैया किया, और नवीद साहब को क्या पता भी है जो मुलजिम है कि उन्हें ये वकील उनका जाकर इस तरह से प्रेस कॉन्फ्रेंसेस कर रहा है जहां पे वो उसको दिफा करने की बजाय उसी को जो है बस के नीचे धक्का दे के आ रहा है। एक और डेवलपमेंट हुई जी, आज ये डीपीओ गुजरात साहब की एक वीडियो मंजर आम के ऊपर आई, ये लीक हुई, जिसमें वो अपना टेलीफोन देख सकते हैं कि वो टेलीफोन दिया जाता है, फिर उस मुलजिम नवीद की फुटेज बनाई जाती है। हमें याद आ गया कि इन डीपीओ साहब ने 2-3 इंटरव्यूज दिए इस वाकये के बाद। एक तो ये फंस जाते हैं ना इंटरव्यूज देके, क्योंकि ऑब्वियसली मीडिया जो है वो याद रखता है, फिर मुनासिब वक्त पे आके चलाता भी है। हमने ये जरा वीडियो के साथ उनका उस वक्त के इंटरव्यू के जो एक्सर्प्ट्स थे वो जोड़े हैं, ताकि हम आपको बताएं कि वो कह क्या रहे थे, वो कितने ताज्जुब था, वो कितने शॉक्ड थे डीपीओ साहब, और जब ये वीडियो सामने आई तो बड़े इत्मीनान से अपने सुपरविजन में ये वीडियो बनवा रहे थे। ये जरा दोनों का मुआवजा कर लें आप। उसकी तहकीकात बिल्कुल हो रही हैं और बड़ी आला सतह पे हो रही हैं। उसको वज़ीर आला साहब ने भी बहुत उसका सीरियस नोटिस दिया है। इसी वजह से फौरी तौर पे हमने जो है वो जिसमें एहलकार थे थाने के उनको मुअत्तल भी किया। उनके मोबाइल फोन्स जो हैं वो भी हमने कब्जे में लिए हैं। उनकी भी जो है वो हम फोरेंसिक एनालिसिस कराएंगे और देखेंगे कि वो वीडियो कैसे लीक हुई है और किसने बनाई थी। भी वीडियो जो है वो इस तरह हमारी कोई कस्टडी से लीक नहीं हुई है। हम उसमें तहकीक इस चीज की कर रहे हैं कि वो वीडियो अनऑथराइज्डली बनाई क्यों गई और फिर उसके बाद अनऑथराइज्ड लीक कैसे हुई। मैं जब वहां पे पहुंचा हूं तो उससे पहले जो है वो वहां पे काफी सारे लोग जो है वो उसी कमरे में मौजूद थे जहां पे मुल्जिम को इंटेरोगेट किया जा रहा था, तो उनमें से किसी एहलकार ने शायद बनाई हो। बहरहाल अब ये वीडियो सामने आ गई है और इसमें अब कोई बात शक की रही नहीं है। फवाद चौधरी साहब हमारे साथ प्रोग्राम के पहले से में मौजूद हैं। इसके साथ साथ हम इसके बाद तज्जिया भी लेंगे। खावर गुमन साहब और काशिफ वासी साहब भी हमारे साथ होंगे। फवाद साहब अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, ये अभी रिपोर्ट आए हुए 24 घंटे हो गए हैं। इसमें एक बात तो तय है कि जी जो डीपीओ साहब का किरदार है उसके ऊपर मजीद तहकीक की जरूरत है, खासतौर पे जब ये वीडियो सामने आ गई। तो अभी क्या स्टेटस है, क्या ये अभी भी डीपीओ है गुजरात में गजनफर साहब? मेरा ख्याल तो है जी अभी है। अभी तक कोई ऐसा मैंने ऑर्डर नहीं देखा उनकी रिमूवल का, लेकिन इसमें कई सवालात हैं जो रात से भी जो है वो शुरू हुए हैं। आप ये देखिए ना, अभी आपने बड़ा अच्छा ये जो प्रेस कॉन्फ्रेंस का जिक्र किया, लेकिन जाहिर है आपको, हमें और मीडिया में काफी लोगों को इल्म है कि ये प्रेस कॉन्फ्रेंस जो है उसकी प्रेस रिलीज किसने भेजी न्यूज डायरेक्टर्स को, उसके बाद पीटीवी को किसने ऑर्डर किया कि ये जो न्यूज कॉन्फ्रेंस है ये जरूर दिखानी है, और उसके बाद कल जो है अखबार के एडिटर्स को कहाँ से फोन गए कि जो मेरी प्रेस कॉन्फ्रेंस है वो आज नहीं छपनी चाहिए। तो ये सारे जो मामलात है इनका फिर तो जो लिंक है वो पहले वाक्य से मिल जाता है, ठीक है, कि कैसे वीडियोस जो हैं वो विद इन, आप देखिए कि ये अगर आपने जो सीसीटीवी फुटेज देखी हो तो 5:28 के ऊपर वो वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं, ठीक है। अब जो इमरान खान के ऊपर हमला हुआ वो तकरीबन 4:15 बजे हुआ। अच्छा, इमरान खान हॉस्पिटल पहुंचे हैं मैं तकरीबन 6:15। तो आप अंदाजा लगा सकती हैं कि हॉस्पिटल पहुंचने से पहले ही वीडियो जो है वो रिकॉर्ड की, और फिर देखिए जो डीपीओ ने जो वीडियो रिकॉर्ड की that ends up into गरीदा फारूकी's मोबाइल, ठीक है, वो जर्नलिस्ट को भेज दी गई। फवाद साहब, लेकिन देखिए इसी आप मेरी बात को इंडोर्स करें, यानी कि डीपीओ का किरदार तो 100% मशकूक है ना। अब इस रिपोर्ट के सामने आने के बाद से परवेज इलाही साहब से आपकी बात हुई कि एटलीस्ट यहां से जब तक इंक्वायरी मुकम्मल नहीं होती उनको ओहदे से थोड़ी देर के लिए हटा तो दिया जाए ना। अभी तक ये वहां पे क्यों है? क्योंकि चले हुकूमत, आप कहते कहीं और से वो हिदायत ले रहे थे, लेकिन कुछ पत्ते हुकूमत के हाथ में भी होते हैं ना। पंजाब हुकूमत है सर आपके पास, वक्ती तौर पर अलहदा कर दें। क्या कहा परवेज इलाही साहब ने उसके? मेरी मोहम्मद साहब से बात हुई है और सारी जो सूरत हाल है वो उनसे डिस्कस भी हुई है, और मैंने यही मेरा ख्याल आपसे साथ मैं सहमत हूँ, आपसे मैं एग्री करता हूँ कि उनको ओहदे पे रखना दुरुस्त नहीं होगा। और उसके साथ अगर आप कुर्सी पे बैठे हुए देखें तो एक साहब तो खड़े हैं वो डीपीओ हैं और जो कुर्सी पे बैठे हैं वो आरपीओ हैं जी।
तो आप अंदाजा लगा लें कि तो मोना साहब ने क्या कहा फिर? मोना साहब अभी बाहर हैं, वो कहते हैं मैं इसको करता हूँ और कल आके जो है वो इसको मैं इनका जो है सारा मामला जो है वो देखेंगे। दूसरी बात मैं आपको सिंपली ये बताना चाहता हूँ कि जो आईजी हैं उस वक्त के, उनको फिर फौरी तौर पे बाहर यूनाइटेड नेशन भेज दिया जाता है, जहाँ पे अब वो $30,000 माहाना तनख्वाह के ऊपर मुलाजिम है। और उन्होंने रोका था फोरेंसिक कराने से, उन्होंने रोका था CTD को, उन्होंने रोका था ये सारे FIR होने से। तो ही हैज बीन रिवॉर्डेड बिग टाइम। लेकिन फवाद साहब, इस कुछ सख्त सवालात आपको अपने इत्तेहादियों से भी पूछने होंगे सर, PMLQ से। ये जो किसी जगह पे अगर कोई DPO लगता है, पंजाब का कल्चर है, सियासत है, वहां पे मर्जी से लगता है, सर पे हाथ हो तो लगता है, तब तक रहता है जब तक वो सियासी सरपरस्ती रहती है। तो ये सियासी सरपरस्ती इसका मतलब अभी तक तो थी ना फवाद साहब? अभी भी मोना साहब ने कहा कि हम देखेंगे। कोई शुबा नहीं है, वो जो DPO है वो परवेज इलाही साहब के जो है वो करीबी हैं। गुजरांवाला की जो पुलिस है वो भी उनके करीबी है, इसमें तो कोई शुबा नहीं है। और हमने जो चूंकि हमारे वो इत्तेहादी हैं, हमने ये जो सवालात आप कह रही हैं, ये सारे सवालात उनके सामने रखे हैं। ठीक है, हम देखते हैं कि वो इसको कैसे आगे। तो अभी उन्होंने क्या कहा? सोच के बताएंगे, तहकीक करके बताएंगे? मतलब अगर इतने संगीन इल्जामात है कि इतनी ज्यादा जो है वहां पर एक क्रिमिनल नेग्लिजेंस का लफ्ज मैं इस्तेमाल करूंगी, वो कह रहे भी हम देखेंगे, फिर हम बताएंगे आपको। नहीं, उन्होंने बातें की हैं, वो बातें जो है वो फिर इंशाल्लाह एक दिन में सामने आ जाएंगी। कुछ उन्होंने गुफ्तगू की है और आई थिंक अभी मोना साहब आ जाते हैं तो फिर इस पर डिटेल करते हैं। अच्छा, आखिरी सवाल, ये जो बाकी मुलजिम नवीद है, ये तो आपकी तहवील में है कि ये इसकी हिफाजत करना, ये सब कुछ तो अब ये तो पंजाब हुकूमत कर लेगी ना? और कुछ ऐनी शाहिदीन भी है जिन्होंने दूसरा शूटर भी देखा है, ये तो आप कहेंगे ना कि भाई ये तो हम एटलीस्ट प्रोटेक्ट कर रहे हैं, हमारी पंजाब हुकूमत है? मुझे पता नहीं है फ्रेंकली कि ये CTD की कस्टडी में है। पहले 7 घंटे तो ये अगवा रहे। आपको मैं ये भी बता दूं कि जब ये वहां से अरेस्ट हुआ और हमारे लोगों ने अरेस्ट करके दिया था, और उसके बाद 7 घंटे तक वो लापता रहे और उसका पता नहीं था कि वो किधर गया। और उसके बाद जो है वो CTD के हवाले जो है वो हुआ। सो ये सारा जो मुकदमा है, इसमें जो सवाल है वही उसी में जवाब भी है। और बाकी तो पाकिस्तान में देखिए अर्शद, पाकिस्तान में 1867 में CRPC आया था। 1867 से लेके इमरान खान के केस तक कानून ये था कि कंप्लेनेंट जो विक्टिम है उसको हक है कि वो FIR कराए। अरशद शरीफ और इमरान खान के केस में ये 150 साल का पुराना कानून तब्दील हो। ठीक बात है, अपनी FIR नहीं करा सके। अभी ये सुप्रीम कोर्ट जाने की जो बात की है इमरान खान साहब ने, ये आपने GIT सुप्रीम कोर्ट में लेके खुद भी जा रहे हैं या ये भी सोचेंगे? अभी इस पे खाली फिलहाल एक बयान दिया है इनिशियल, कोई इसकी तैयारी की है? सुप्रीम कोर्ट ने तो FIR कराई है। तो सुप्रीम कोर्ट, देखें पाकिस्तान में ये जो दोनों केसेस है ना, ये 2 लोगों का टेस्ट केस है, पाकिस्तान के चीफ जस्टिस का और आर्मी चीफ का। उन्होंने पाकिस्तान के लिए फैसला करना है कि हम पाकिस्तान को बर्मा बनाना चाहते हैं या पाकिस्तान को नॉर्थ कोरिया टाइप को सेटअप बनाना चाहते हैं, या और वो अपनी लेगेसी एज अ डेमोक्रेटिक कंट्री छोड़ना चाहते हैं। ये इन 2 लोगों ने फैसला करना है। बाकी तो किससे कहानियां जितने मर्जी हम बयान करें। बहुत शुक्रिया। एक ब्रेक लेते हैं, जब हम वापस आएंगे तो फिर इस डिस्कशन को यहीं से कंटिन्यू करेंगे। हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। हमारे साथ मौजूद हैं खावर घुमन साहब और काशिफ वासी साहब। काशिफ साहब, काफ लीग के हवाले से कि उन्होंने क्या कहा, उन्होंने कब बताएंगे, मतलब कोई कॉन्क्रीट आंसर शायद सियासी मसलहत के तहत, जो कि फवाद साहब का फोटे नहीं है बाय द वे कि मैं जवाब जो है सियासी मसलहत के तहत ना दूं, लेकिन आज कुछ मसलहत का शिकार नजर आए वो। देखिए, उनको शायद काफ लीग की मसलहत की भी समझ होगी। काफ लीग तो बड़ी क्लियर है। आज भी परवेज इलाही साहब का बयान बड़ा क्लियर है इदारों के बारे में। इमरान खान साहब, PTI ये बयान ना दे। मुझे DPO से कोई खास एतराज गिला नहीं है। देखिए, पाकिस्तान की तारीख है जिसमें ब्यूरोक्रेसी ने अब ये फैसला कर लिया कि कौन सबसे ताकतवर है, कौन मजबूत है और हमने किसको सलाम करना, किसके कहने पे चलना है। जो ऑर्डर आएंगे हम पूरे कर देंगे। उन्हें पता सियासतदान आनी जानी चीज है, और ना सियासतदान के पल्ले कुछ है कि वो उनको किसी किस्म का कोई। और मोस्ट प्रोबब्ली परवेज इलाही साहब ने भी कहा कि जो कहते हैं कर दें, बाद में देखेंगे हम। और इनको भी कहा होगा कि सर तुसी रोला पाई दो, मुझे खुद तो पता कि कुछ नहीं कर सकते। देखिए, जब FIR की बात हुई, परवेज इलाही साहब, मोनो साहब ने एक इंटरव्यू में कहा, आपने कहा जी SHO बता दें, जो हम लगा दें यहाँ पे, जो FIR काट दें, हम लगा देते हैं वहां पे। उन्हें भी पता है कि कोई नहीं करेगा। मसला यहाँ पर यह है कि जो राना साहब कर रहे हैं या कह रहे हैं, इस मुल्क की एक बड़ी
चेकर्ड हिस्ट्री, एक तारीख है। आप क्या चाहते हैं, एक लीडर पर हमला तो हुआ, इसमें तो कोई शक नहीं, उसके जुजियात में आपके राय मुख्तलिफ हो सकती है। एक शूटर था, 3 थे, तहरीक इंसाफ कहती है 3 है, आप कहते हैं 1, लेकिन आपकी क्या सारों की कोशिश ये नहीं होनी चाहिए कि हमें इसके बाद कोई सियासतदान अब इस गेम ऑफ थ्रोन्स की भेंट नहीं चलेगा? क्यों? और राणा साहब का ट्रैक रिकॉर्ड नहीं आपने देखा? उससे पहले अल्लाह बख्शे सलमान तासीर साहब के वक्त भी इन्होंने जो किरदार अदा किया था, ये कुछ नहीं सीखा। राणा साहब 10-12 साल बाद कुछ नहीं सीखा। याद रखिएगा मारिया, राणा साहब नहीं है, राणा साहब इज जस्ट एन इंटीरियर मिनिस्टर। चॉइसेस होती है ना, कोई आके क्यों नहीं करता? ये वाई राणा सनाउल्लाह, बिकॉज ही हैज चोजन दिस बैटल जानबूझ के। इसके मतलब उनके ऊपर आशीर्वाद है उनकी वजीर आजम का, इसका मतलब उनके ऊपर आशीर्वाद है उस पीपल्स पार्टी का जिसने कितने लीडर जाया किए हैं अपने या गंवाए हैं इस मुल्क की सियासत के अंदर। आज क्या बिलावल भुट्टो ने इतनी लंबी चौड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस की कि उनको ये नहीं कहना चाहिए यार, आई ऑल्सो वांट टू, मैं भी जानना चाहता हूं कि इमरान खान भी कातलाना हमला किसने, फ्रॉम पोजीशन ऑफ एम्पैथी। बजाय इसके देखिए कुछ भी निकल सकता है, इन्वेस्टिगेशन होगी, सुप्रीम कोर्ट के नीचे होगी, होगा कुछ भी आ सकता है। ये जीआईटी को वो रबिश कर दें, ये मुमकिन है कि वो कहेंगे नहीं जी एक ही शूटर था, 3 नहीं थे, ये बिल्कुल मुमकिन, आदमी से तो कुछ भी हो सकता है। लेकिन इस मुल्क की सियासी एलीट की एक बात समझ लें कि ये जो जब अपने पे आती है तो उनका नुक्ता नजर कुछ और होता है, जब दूसरे पे पड़ती है, मुखालिफ पे खासकर पड़ती है तो इनका नुक्ता नजर, मुनाफिकत कह लें उसको, उर्दू में मुनाफिकत ही कहते हैं। मेरे लिए ज्यादा डिस्टर्बिंग बात इस वक्त जो हमारी सियासी एलीट जो दूसरी इस फेंस की दूसरी साइड पे खड़ी है और जिस तरह कह रही है चलो ये तो मैंने मान लिया, वो जीआईटी को नहीं मानते, वो तो ये भी बयान दे रहे हैं गोली को नहीं लगी थी। और ये भी कह रहे हैं कि जनाब इमरान ये सारा ड्रामा है, ये सारा का सियासत में और उसके अंदर वो करने के लिए, इंजेक्शन लगाने के लिए किया था इमरान खान। आई जस्ट फेल टू अंडरस्टैंड। लेट मी ब्रिंग हुमन साहब इनटू द डिबेट। मियां दाऊद साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस समझ में आई आपको? ये मैंने दिखाया मैंने शुरू में दिखाया, ये जो पीटीवी पे चली थी और इसमें हमने बाय द वे ममासलत भी दिखाई है कि राणा साहब और मियां दाऊद साहब की तकरीर में कोई 9 मकामात पे बयानात बड़े रले मिले थे इनके। वैसे आपको समझ में आई है ये प्रेस कॉन्फ्रेंस? मेरी, आपकी और काशिफ अब्बासी साहब की बदकिस्मती और इस मुमलकत खुदादाद पाकिस्तान के गरीब अवाम की बदकिस्मती ये है कि हमें सब पता है, हम सब कुछ जानते हैं। अब लोगों को भी पता है जी, आप जो भी अच्छा, पता है, वो इन्हें सब कुछ पता है। मतलब ये इससे बड़ा ड्रामा क्या हो सकता है कि ये मियां दाऊद को आप जानती थी पहले? नहीं जानती। और ये पीटीवी के ऊपर नॉन स्टॉप जो है वो अब जो है, अब जो मुझे जो मैं की जो बात समझ आ रही है ना, खासतौर पर जो पीएमएलएन के लोगों की ना, वो अभी भी वो 90s का माइंडसेट लेके ना वो आगे बढ़ रहे हैं। पीएमएलएन भी और वैसे सभी मुझे लगता है पीएमएलएन भी, और खासतौर पर जो ये मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि मैं भी बिलावल भुट्टो जरदारी साहब चूंकि यंग हैं थोड़ा सा, वो अपनी पार्टी के अंदर कोई उसको नयापन देंगे, कोई नई रवायात करेंगे। लेकिन आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस सुनकर जिस अंदाज से वो अब वो कंडेम कर रहे हैं, आज उनकी जो सीसी की हुई है, जो पार्टी की एग्जीक्यूटिव काउंसिल जो बैठी है कराची के अंदर, उसने ये रेजोल्यूशन पास की है कि हम इमरान खान की जो तरीका है, तर्ज सियासत है, उसको पूरी तरह कंडेम करते हैं कि उन्होंने पाकिस्तान के अंदर जनाब पाकिस्तानी मुआशरे को तकसीम कर दिया। अब ये तमाम जो सियासी जमातें हैं ऑन ग्राउंड, अब कहाँ है, कोई पंजाब में बैठी है, एक पॉकेट के अंदर मौजूद है, JUF वहाँ पे KP में, बलूचिस्तान के अंदर किसी जगह के ऊपर, जो नून लीग यहाँ पे है। इमरान खान के ऊपर आप 100 एतराज़ात करें, इमरान खान के तरीका सियासत के ऊपर 100 एतराज़ात करें, इवेंचुअली अगर आप कहते हैं कि मुल्क के अंदर पार्लिमानी निज़ाम जमहूरियत होना चाहिए, इस वक्त जो है इलेक्शन कमीशन से लेके एस्टैब्लिशमेंट से लेके जो पूरे का पूरा सिस्टम है, वो अपेरेंटली जो हमें नजर आ रहा है, समझ आ रही है, वो इमरान खान के अगेंस्ट खड़ा है। एक इंसान पे फोकस है कि इसको बाहर निकालें, इमरान खान ये कह रहा है कि ओके कि लेट्स हैव अ ठीक है, आप ये समझते हैं कि जी मुल्क के अंदर अगर आप कह रहे हैं कि एक फैसला जमहूर की मर्जी से होना चाहिए, तो जमहूर तो अवाम है, आ जाए अवाम के सामने, आपने जो करना है कर लें। लेकिन मेरे सवाल का जवाब आपको फिर भी नहीं मिला कि सिंपलीफाइड आर्गुमेंट है ना। जमहूर देखें, ये थोड़ी हो सकता है कि जब 3 साल बाद कोई पॉलिटिकल पार्टी उठ के कहे कि आप अनपॉपुलर हो गए, इलेक्शन करा दें। नहीं, एक और बात भी है कि जो जमहूरियत है इंक्लूडिंग पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, ये बड़ी सिलेक्टिवली सबको याद आती है। इमरान खान साहब के जो 3.5-4 साल का जो दौर है, आर्गुमेंट इज कि जब इमरान खान साहब
اگر کہیں کہ الیکشن کرا دو، یا اس وقت آپ کو یاد ہے پی ڈی ایم کہتی تھی الیکشن کرا دو، بلاول صاحب نے ایک پورا لانگ مارچ الیکشن کے لیے کیا تھا کہ آپ الیکشن کرائیں ورنہ، اور سارے کہتے تھے یار اس کی حکومت ہے 5 سال کی، بالکل ضمنی انتخابات جو ہوئے ہیں اس میں ایک بڑا امپورٹنٹ فیکٹر ہم نہیں کر سکتے کہ جی اس وقت کیا جو موجودہ حکومت ہے اس کے پاس وہ مینڈیٹ ہے، ایٹ لیسٹ میرے نزدیک یہ بات کوشچن۔ دیکھیں ماریا، دنیا کے کسی بھی جمہوری ملک کے اندر نا اس کے اگر اس کا جو ڈاؤن ٹاؤن بارسلونا سے لے کے واشنگٹن ڈی سی یا کسی بھی ملک میں چلے جائیں، آپ یو کے میں چلے جائیں، جب ڈاؤن ٹاؤن بھر جاتا ہے، جب بریگزٹ کے ایشو کے اوپر لوگ اکٹھے ہو جاتے ہیں تو حکومتیں ان کو سنتی ہیں۔ ہم نے بلاول بھٹو کا لانگ مارچ دیکھا تھا، یہاں پہ سامنے بالکل ہمارے باجو کے ادھر تقریر تھی، 2-4 ہزار بندے تھے۔ ہم نے جو ہے اگر جو لاسٹ جلسہ ہوا تھا پی ڈی ایم کا لاہور کے اندر، اگر بندے مریم صاحبہ کٹھے کر لیتی، جو کہ جس جلسہ ہوا تھا لاہور کے اندر بیٹھے پھر بھی الیکشن نہیں ہونے چاہیے، خود لوگوں نے جلسہ یہ کہا تھا نہیں اگر مریم نے بندے کٹھے کر لیے الیکشن کرا دو۔ میرا آرگیومنٹ ہے کہ I understand her argument is still better کہ یار کیا نتیجہ دیکھ لیا، پنجاب کے انتخابات ہوئے، نتیجہ دیکھ لیا، تو کلیئرلی ایک موڈ ہے لوگوں کا، وہ جاننا چاہتے ہیں الیکشن، وہ اپنا غصہ ووٹ کے ذریعے نکالنا چاہتے ہیں۔ آپ نے اگر اس ملک کو تھوڑی سی سٹیبلٹی دینی ہے تو اس کے علاوہ کوئی اور حل ہے تو ہمیں ضرور یہ اس کو لوگوں کے سامنے رکھنا چاہیے کہ بھئی اس وقت حل یہ ہے کہ عمران خان بھی گھر بیٹھ جائے، باقی بھی جماعتیں گھر میں بیٹھ جائے، اور ہمیں اسحاق ڈار صاحب اور محترم شہباز شریف صاحب جو کہ بڑے اچھے مینیجر ہیں، ان کو جو باقی ماندہ ان کے پاس حکومت ہے وہ پوری کریں۔ لیکن جو آن گراؤنڈ آپ کو چیزیں نظر آ رہی ہیں سب کے سامنے ہیں، بڑے پڑھے لکھے لوگ، اور ان کا بھی سلوشن یہ ہے کہ بھائی اس کو نکالیں باہر، اب یہی سلوشن ہے نا، اس کو نکالیں، ہم پھر سخت فیصلے کریں گے نا۔ اگر آپ نے حکومت میں 5 سال پورے کرنے ٹرم تو کریں پورے۔ نہیں، میں تو یہ بات تو بالکل آپ کی درست ہے، الیکشن نہیں ہونے چاہیے تو پھر کانفیڈنس سے حکومت کریں نا بھائی۔ کیوں نہیں جا رہے؟ کیونکہ آئی ایم ایف کہے گی یہ مہنگا کرو، یہ کہتے ہیں اگر یہ مہنگا کر دیا بجلی، گیس، پیٹرول، تو مہنگائی بڑھ جائے گی، ہم مزید ان پاپولر ہو جائیں گے، تو ہمیں الیکشن میں جانا، ہم تو نہیں کر سکتے۔ اب اگر آپ نے یہ کروانا ہم سے تو عمران خان کو نائل کرو، پھر ہم یہ سارا کچھ کر دیتے ہیں۔ یہ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ مجھے تو، لیکن دس از شاکنگ فار اے پولیٹیکل پارٹی اینڈ اے کنٹری۔ یہ شاکنگ بات ہے کہ آپ کو راستہ بھی پتا ہے کہ آئی ایم ایف کے بعد تو جانے جانا، آپ نے اگلی قسط آئے گی تو ہو سکتا ہے آگے پیچھے سے اور پیسے آ جائے اور جو تھوڑا پریشر ہے وہ تھوڑا سا کم ہو جائے آپ پہ، لیکن آپ صرف سیاسی وجوہات کی وجہ سے نہیں کر رہے، اور پھر اب ڈرائی جائیں کہ ہم یہ فیصلے نہیں لیں گے تو پھر یہ مسئلہ ہوگا، اس لیے جلدی کر لیں تاکہ ہم یہ فیصلے جلدی آپ ضرور پڑھیں 1971 کے ایونٹس، آپ دیکھیں، کمپیریزن دیکھیں۔ ایک میجورٹی پارٹی کو سائیڈ لائن کیا گیا، اس وقت کی جو اشرافیہ تھی، سول ملٹری بیوروکریسی کیا سوچ رہی تھی ملک کے اندر، کس طریقے سے وہ چیزیں مینج کرنا چاہ رہے تھے، ایونچولی کیا ہوا۔ ہمیں خوف کھانا چاہیے، اس سے بہت زیادہ پریشان ہونا چاہیے۔ ابھی آپ کی ڈیوٹل لائن سے اکراس سے بات ہو رہی ہے، خدا نخواستہ جب بلاول بھٹو زرداری صاحب کہتے ہیں نا عمران خان نے دہشت گردوں کو کے پی میں لا کے بٹھا دیا، جب یہ آپ ملک کے اندر یہ لسانی اور علاقائی جو تعصبات کو آپ ہوا دیں گے تو پھر آپ کے یہاں پہ جس انداز کی لڑائی ہونی آپ کو سمجھ نہیں آئی۔ اور بہرحال یہ تو ویسے ایک ایکسرٹ بات ہے کہ اگر آپ کہیں کہ کوئی ایک شخص پاکستان کی قومی سلامتی کے فیصلے کرتا ہے اور وہی وزیر اعظم ہوتا ہے، مطلب لیٹس بی ویری فرینک کہ ایک شخص نے فیصلہ کیا اور یہ پوری پالیسی اپلائی ہوئی، اٹ ٹیکس مور دین یو نو دیٹ، یہ ان کو بھی معلوم ہے، obviously پولیٹیکل پوائنٹ سکورنگ سب نے کرنی۔ تھوڑا سا آگے بڑھتے ہیں، پنجاب کے اندر یہ جو ووٹ آف نو کانفیڈنس ووٹ آف کانفیڈنس تو پرویز الہی صاحب نے کہا کہ نہیں لے رہا ہم۔ دیکھیں پنجاب میں اس وقت مسئلہ یہ ہے، اگر آپ تحریک انصاف سے بھی بات کریں، شاید 50-50 ہے وہ اعتماد کا ووٹ، not that confident، نہیں ہے، ان کا یہ کہ ممکن ہے کہ ہار جائیں گے، لیکن وہ کہتے ہیں رن آف الیکشن جیت جائے، اس پہ بہت کانفیڈنٹ ہے۔ اور جو میری خبر ہے تحریک انصاف سے وہ یہ ہے کہ رن آف الیکشن ہوگا، وہ یہ جیتیں گے اور اس کے بعد اسمبلی تحلیل کرنے کی پوزیشن میں ہوں گے۔ پی ڈی ایم کا کیا موڈ ہے؟ کیا ان کا کینڈیڈیٹ کا وہ نہیں ہو رہا، ڈیسائیڈ نہیں ہو رہا کہ بھی ہم نے اگر لانا بھی ہے اپنا کینڈیڈیٹ تو کوئی کون ہوگا وہ؟ دیکھیں پی ڈی ایم میں پہلا مسئلہ یہ تھا کہ حمزہ شہباز پارٹی کی انٹرنل پالیٹکس کی وجہ سے ہر جگہ سے کاٹا لگ گیا ان پہ۔ ویسے دیکھیں وہ تو بدل گئے نا، وہ تو غیر سیاسی ہو گئے، اس طرف تو نہ جائیں آپ، پارٹی کے اندر رہے۔ صحیح، ٹھیک ہے جی، واپس آ جاتے ہیں ہم پارٹی کے اندر رہے۔ پارٹی کے اندر 2 کیمپس ہیں اور حمزہ کا کاٹا لگا لندن سے، اور اس کی وجوہات
किसी टाइम फिर वो बड़ी तफसीली वजूहत है जिसकी वजह से वो खामोश होकर घर बैठ गए। आपने देखा कि वो जो पंजाब के या 11 इलेक्शंस बाद में हुए थे जिसमें मरियम मुल्क से बातें हमजा शहबाज मिसिंग इन एक्शन टोटली, और मेजॉरिटी पंजाब के इलेक्शंस थे, काफी सारे इलेक्शन पंजाब के हुए थे जो कि उनका बैटल ग्राउंड या उनका होम ग्राउंड है। सो हमजा को भी पता है कि क्योंकि उनके नाम का कांटा लगा हुआ, लेकिन उनके अलावा कौन? पहले पुरानी इस्टेब्लिशमेंट की तरफ से मलिक अहमद खान साहब का नाम था कि इनको बुलाया जाए, वो बल्कि नाम आगे पीछे फ्लोट भी होता रहा, लेकिन पुरानी और नई भी हो जाती हैं। अभी जाहिर ऐसा लग रहा है, आप बताएं, आपको बेहतर पता होगा। पुरानी नहीं होती, पुरानी नहीं होती, कोई चीज नहीं होती। अच्छा, सेम तसलसल। तो इस वजह से मुझे नहीं लगता कि नाम का मसला है, सब चाहते ये निजाम चलता रहे इसी तरह। परवेज इलाही साहब का बयान के कॉन्फिडेंस का या एतमाद का वोट नहीं लूंगा, किसको सूट करता? तहरीक इंसाफ को तो नहीं सूट करता। तहरीक इंसाफ कहती है दिस वे और दैट वे, इसको करें, मुकाएं और आगे चलें, रन ऑफ इलेक्शन हो, वजीर आला बने, असेंबलियां तहलील करें। ये कहना पीडीएम को सूट करता, क्योंकि पीडीएम पंजाब हुकूमत चाहती भी है लेकिन उनको पता वो मिलती नहीं है। लेकिन अगर असेंबलियां तहलील ना हुई तो निजाम चलता रहेगा। डिसएग्री करते हैं, टोटली डिसएग्री करता हूं जी। पीटीआई को सूट नहीं करता। उस दिन खान साहब ने इतना मेला लगाया तो उस दिन कहते हैं कि ये दोनों की समरी हैं, ये मैं ऑन द रिकॉर्ड अभी कंटेनर पे भी कह रहा हूं, और ये बस अभी नीचे जा रहे हैं, आपके सामने इस्तीफा देंगे, सारा जा रहा है, अनाउंस करेंगे। आप ये इल्जाम लगा रहे हैं इमरान खान साहब पर कि वो नहीं चाहते कि ये असेंबली। मैं अभी एक्सप्लेन कर देता हूं। देखिए, अभी तो एक इशू ये है कि अभी जो चौधरी परवेज इलाही साहब क्या सोचते हैं, पीडीएम क्या सोचती है, पीटीआई और पीएमएलएन क्या सोचती है, ये तो बिल्कुल एक यूजलेस है। उसकी वजह यह है कि 11 जनवरी को लाहौर हाई कोर्ट ने बुलाया हुआ है, उन्होंने अटॉर्नी जनरल को बुलाया और उन्होंने जो पंजाब के अर्जुन जनरल को बुलाया हुआ है, उन्होंने बाकी कुछ मुआवनीन को भी बुलाया हुआ है। ये इशू डिसाइड करना है क्या सेशन के ऊपर सेशन कॉल हो सकता है, क्या वो इत्माद के वोट के लिए 8 दिन 10 दिन कितना टाइम है, उसके ऊपर अभी जो लोगों से फीडबैक ली जाएगी। कानूनी पेचीदगियां जिन्ना बेआला सीरियस इशू है, कानूनी और आईनी मामला, इसको सेटल डाउन करना है फॉर द टाइम कानून और आईन के तहत ही सॉल्व होने वो आगे चलेगा। अब ये जो आप बात कर रही है ना, इस सवाल का जवाब देना, तहरीक इंसाफ चाहती है असेंबलियां तहलील हो? बिल्कुल नहीं चाहती। तहरीक इंसाफ उस सूरत में चाहती है, आपको याद होगा पिछले साल जो है एक प्रोग्राम उस सेट के ऊपर मैंने बैठ के किया था और उस दिन भी मेरा ये आर्गूमेंट ये था, तहरीक इंसाफ उस दिन जो है पंजाब असेंबली तोड़ देगी। तहरीक इंसाफ के लिए पंजाब हुकूमत तोड़ना है जस्ट लाइक दिस इन अ जिफी वो कर सकते हैं। वो उनके 177 लोग हैं, 180 लोग हैं, बाहर आ जाए, धड़ाम से हुकूमत गिर जाएगी। तहरीक इंसाफ ये चाह रही है कि मामला इस डगर पे पहुंचे कि मुल्क के अंदर जब वो पंजाब असेंबली या केपी असेंबली छोड़ें तो फिर अगले जो इंतखाबात का आम इंतखाबात की जो है डोर बेल, और क्या कहते हैं बेल डोर, जो डल जाए। थैंक यू। वो जब तक वो दाग बेल उनको नजर नहीं आती डलती तब तक वो ये आज भी खान साहब से एक पूछा गया तो वो उन्होंने गोल कर गए। और 3 महीने गुजरे तो नहीं होगा। देखें मैं बताऊं, मुझे जो लग रहा है ना, एक और चीज जिसके ऊपर बैंक सारे कर रहे हैं, मईशत के जिस तरह हम पहले थोड़ी देर पहले ये तस्करा किया गया कि मुश्किल तरीन फैसले यानी IMF के पास जाना पड़ेगा और ये करना पड़ेगा। अगर तो वे आउट मिलता है पीडीएम को, फाइनेंशियली बेल आउट मिलता है, तो फिर तो और बात है। अगर फाइनेंशियल बेल आउट नहीं मिलता या तो उनको IMF के पास जाना पड़ेगा, जिसका मतलब कि उनकी गैर मकबूलियत मजीद छलांगे लगाएगी ऊपर की तरफ। नहीं, वो मेरी बात सुन लीजिएगा, मैं 2 मिनट में सुन लीजिएगा। अगर मिल गई बेल आउट फाइनेंशियल तो फिर इलेक्शंस नहीं होंगे, अपने वक्त पर होंगे। ना मिली फिर लगता है ऐसा है कि वो कहेंगे कि जनाब या तो इन्हों नायल करो और इलेक्शन में जाओ, या नहीं भी नायल होता तो फिर इलेक्शंस में जाएंगे। सागडर साहब तो बड़े कॉन्फिडेंट लग रहे थे। देखिए आपने उनका कॉन्फिडेंस उस दिन नहीं देखा था जब उन्होंने कहा था मैं जानता हूं IMF क्या चीज है, मैं आंखों में आ गया। कॉन्फिडेंस की कोई कमी नहीं है, आई मस्ट गिव दैट। मेरे नजदीक जो है ना, जो काशिफ साहब के लिए जो पुरानी एस्टैब्लिशमेंट, मेरे लिए तो एस्टैब्लिशमेंट है, वो ये है कि जो रियल शराकत क्या वहां पे ये अंदर इस वक्त जो है हमने इस्तेहकाम पैदा करना है। इमरान खान या पीटीआई को साइडलाइन करके इस्तेहकाम पैदा कर सकते हैं अगर कोई भी पॉलिटिकल साइंटिस्ट पाकिस्तान के अंदर या पाकिस्तान के बाहर ये समझता है और ये एक कोई ऐसा फार्मूला जो कीमियाई नुस्खा पेश कर सकता है कि ये ऐसा हो सकता है, तो मेरे ख्याल में जरूर करना चाहिए पीटीआई को, इमरान खान को फारग करके। ये तजर्बा भी कर ले, इस्तेहकाम ले आना चाहिए। एक वजह जो तरीके इंसाफ इज नॉट पुश्ड, जो ये बात करें ना इलेक्शंस के लिए, कि उनको ये बात मैं था किसी से मुलाकात में तो उन्होंने कहा कि देखिए माशी फैसले तो उन्होंने करने हैं, ये तो ऑलरेडी गैर मकबूल है और गैर मकबूल हमें सूट करता, 2 हुकूमतें हमारे पास है, साथ इन्होंने ये फैसला करना है जी, दोनों सूबों के अंदर पंजाब हुकूमत आपके हाथ में हो, आप सुकून से ज़मान पाक बैठे रह सकते हैं 1.5 महीना, या हुकूमत ना होगी तो फिर
ये भी एक एलिमेंट है जो कि हुकूमत ये करे, वो तो कोशिश इंतजार कर रहे हैं कि आप जाएं IMF के पास, जरा IMF से डील लेकर आए। प्रोड्यूसर साहब से कहें वो 100 टका निकाल सकते। आज ही परवेज लाई साहब ने कहा कि 25 मई को मार मार के उन्होंने आपके पता नहीं क्या कर दिया था। परवेज लाई साहब के कि क्या ट्रिक है कि वो बातें भी सुनाते हैं, लेकिन बाद फिर बाद में वो खान साहब उनको माइंड भी नहीं करते, या करते भी हैं तो वो इजहार नहीं करते। परवेज लाई साहब जो है ना, वो अब जाहिर अब उनकी अब थर्ड जनरेशन है इस वक्त जो सियासत के अंदर। लेकिन क्या गुर है उनके पास, वो सुना भी लेते हैं सारी बातें, खान साहब सुन भी लेते हैं उनकी सारी बातें। टोटल जो है खान साहब इस तरह की बातें करते हो, बाकी भी सुन लेते हैं। वो मतलब कि रियलिस्ट हैं, उनको पता है कि ऑन ग्राउंड क्या सूरत हाल है। अगर आप सूरत हाल देखें, ये हर बंदे को सूट करता है। क्या आपको एक बड़ी दिलचस्प बात बताऊं, सॉरी, खान साहब से एक मुलाकात हो रही थी, क्योंकि मैं कुछ सवाल उनसे पूछे, उन्होंने कहा नहीं मैंने इसका जवाब नहीं देना, बात बाहर निकल जाए। वेल लेफ्ट कर दिया, लेकिन कभी नहीं करते खान साहब, हर सवाल का जवाब देते हैं। उधर भी अब थोड़ा थोड़ा ये सियासत आ रही है, चलिए। सो आपके पास 22 करोड़ में से 16 करोड़ के ऊपर आपकी हुकूमत है पीटीआई की। तो ये वो कहते हैं ना क्या मसला है, परवेज लाई साहब भी उनसे ये कहते हैं कि क्या मसला है खान साहब। इससे अच्छी सियासत क्या है कि हम सिस्टम से बाहर भी हैं, सिस्टम के बागी भी हैं, सिस्टम के हम बेनिफिशियरी भी हैं, और हमने वो आगे लगाया बेचारे। देखें 86 के 76 ये जो जहाजी साइज की काबीना है, वो सुबह से लेकर रात तक वो बेचारे प्रेस कॉन्फ्रेंसेस खान साहब ने वहां पे टांग रखी हुई है, तो रोजाना एक आध वो जनाब अल्लाह ये तो वो तो बस खून में बड़ा। तो यानी आप ये कह रहे हैं कि वो चाहते, वो जो बयान दे रहे हैं असल में वो चाहते नहीं, वो चाहते हैं, वो ये चाह रहे हैं कि एक बात पे खड़े होना, वो कह रहे हैं कि चाह रहे हैं, लेकिन वो ये चाह रहे हैं कि वो ये नहीं चाह रहे कि जी हम ये हुकूमत छोड़ दें और बस सिर्फ इधर हो जाए। वो चाह रहे हैं कि पूरे मुल्क के अंदर जो है जल्दी इंतखाबात के अलावा आपके पास कोई हल को नहीं। अगर दो हुकूमतें गई, कौमी असेंबली के इस्तीफे आए, तो आई कांट इमेजिन कि इस मुल्क में इलेक्शन नहीं हो। सर जी मैं आपको बता दूं, इसका भी जवाब देखें मारिया जी, इस इस्लामाबाद इतना सा शहर है, आप इलेक्शन कोर्ट के ऑर्डर आ गए थे, इलेक्शन नहीं हुए थे। अगर दोनों असेंबली छोड़ते हैं, उसके बाद एक जो है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान, इंटीरियर मिनिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान, रियासत पाकिस्तान सुप्रीम कोर्ट में जाके हाजिर होंगे कि सर ये मामला है। उसके बाद इलेक्शन हो, ये ना हो कोई उबड़ी सेटअप आ जाए उस वक्त। और गवर्नर ने डीनोटिफाई किया, फिर भी कहा गया परवेज लाई कंटिन्यू करेंगे, क्योंकि अगर कोई निजाम के अंदर फर्ज करें आप कह रहे हैं कि कोर्ट में मामला जाएगा ना, मुझे नहीं लगता हुकूमत इनसे लेकर पीडीएम को कहा जाएगा वक्ती तौर पे। अच्छा, दिस इज अ परफेक्ट सेटअप कि आपने जो भी टेक्नोक्रेटिक कबूरी सिस्टम बनाना है, जो इसकी ख्वाहिश है हो ना हो। बहरहाल बहुत शुक्रिया, यहाँ पे इस सेगमेंट को समेटते हैं। जब से वापस आएंगे अरशद शरीफ साहब के हवाले से जो आज इब्तिदाई तहकीकात हुई है, स्पेशल जीआईटी ने रिपोर्ट सबमिट की, उस पर बात करेंगे। हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। स्पेशल जीआईटी की इब्तिदाई तहकीकात से मुतालिक एक अहम समाअत हुई है आज अरशद शरीफ केस के हवाले से। अगर हम बात करें, सुप्रीम कोर्ट में आज ये समाअत हुई और चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब ने तहकीकात में हुकूमती सुस्ती की निशानदेही कर दी और ये कहा कि 1 माह के अंदर इन तहकीकात को मुकम्मल किया जाए। यहाँ पर जो शहीद अरशद शरीफ साहब की अहलिया थी वो भी आज कोर्ट में मौजूद थी और उन्होंने 2 जो मेंबरान थे इस जीआईटी के, उस हवाले से सवाल भी उठाया। क्या गुफ्तगू हुई, क्या मुकालमा हुआ, क्या डेवलपमेंट हुई, आपको बताते हैं। चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब ने इस मौके पे कहा कि एडिशनल अटॉर्नी जनरल साहब क्या प्रोग्रेस है। तो एडिशनल अटॉर्नी जनरल साहब ने कहा कि स्पेशल जीआईटी ने 41 लोगों के बयानात रिकॉर्ड किए। जीआईटी पहले यूएई और वहां से केन्या तहकीकात के लिए जाएगी। जस्टिस एजाजुल एहसन ने कहा कि क्या केन्या की अथॉरिटी मुतल्लिका लोगों को पेश करने के लिए तैयार है? क्या केन्या की अथॉरिटी ने मुतल्लिका लोगों से तहकीकात की इजाजत दी है? जिसके जवाब में एडिशनल अटॉर्नी जनरल साहब ने कहा कि वजारत खारजा के जरिए कल ही खत लिखा गया है। आईजी इस्लामाबाद ने इस मौके पे कहा कि हमने बाहमी ताउन के तहत फौरी तौर पर खत लिखा है, जिस पे चीफ जस्टिस साहब ने कहा कि इसका मतलब है हुकूमत ने देर की है। एहलिया अरशद शरीफ सुमैया आज वहां पे मौजूद थी। उन्होंने कहा कि जी जीआईटी में शामिल 2 अफसरान मुल्जिमान के सबऑर्डिनेट हैं। जीआईटी में एडी ख्वाजा जैसे अफसरान को आप शामिल कीजिए। चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब ने फिर कहा कि हम किसी रिटायर अफसर को शामिल नहीं करेंगे, इनको काम करने दें, लोगों को ट्रस्ट करना चाहिए है, हमारी नजर इन पर है, आप यहां आया करें, देखा करें कि कार्रवाई कैसे चलती है। यह हुकूमत के लिए टेस्ट केस है, 1 माह तक अपना काम मुकम्मल करें, ये जीआईटी के लिए भी टेस्ट केस है। जस्टिस एजाजुल एहसन ने कहा कि तहकीकात के 3 फेज, नाउ दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। उनका पहला जो फेज है वो पाकिस्तान, दूसरा यूएई, तीसरा केन्या है। क्या फेज 1 की तहकीकात मुकम्मल हो गई, ये पूछा अदालत ने।
फेज 1 की तहकीकात तकरीबन मुकम्मल हो चुकी हैं, एडिशनल अटॉर्नी जनरल ने कहा। क्या तहकीकात मुकम्मल होने का कोई टाइम फ्रेम है, अदालत ने पूछा। तहकीकात मुकम्मल होने की टाइमलाइन नहीं दी जा सकती, एडिशनल अटॉर्नी जनरल ने कहा। जीआईटी पहले यूएई फिर केन्या जाकर तहकीकात करेगी। अरशद शरीफ के कुछ डिजिटल आलात हैं जो अभी तक नहीं मिले, क्या जीआईटी को यह पता है कि वो आलात कहां हैं, ये चीफ जस्टिस ने पूछा। पता चला है कि डिजिटल आलात केन्या पुलिस इंटेलिजेंस या उन 2 भाइयों के पास हैं। अक़वाम मुत्तहिदा को तहकीकात में शामिल करने के लिए वजारत खारजा से बात करें। अब जीआईटी टीम की केन्या वापसी पर केस की समाअत होगी, चीफ जस्टिस ने कहा। अरशद शरीफ के कत्ल पर जो ये समाअत है इस खुद नोटिस केस की, ये फरवरी के पहले हफ्ते तक मुलतवी कर दी गई है। जो यहाँ पे एडिशनल अटॉर्नी जनरल ने कहा जी कि फेज 1 की तहकीकात मुकम्मल हो गई हैं। पता नहीं है किस उन्होंने बेसिस पे कहा, क्योंकि वो जो 16 FIRs पाकिस्तान में हुई थी उनके मुद्दईयान से आज तक ना राब्ता किया गया, ना उनको ढूंढा गया, ना उनका इंटरव्यू किया गया, ना उनका बयान रिकॉर्ड किया गया। तो जो फेज 1 है वो 16 FIRs के बगैर, उनकी तहकीकात के बगैर अधूरा है। जब ये काम किया ही नहीं गया तो फिर किस बेसिस पे कहा जा रहा है कि ये फेज तकरीबन मुकम्मल है। प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया। अपना फीडबैक देना मत भूलिएगा। ख्याल रखिए। खुदा हाफिज़।